नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक में है आपका चुनाव। कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी ना करें, ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत हमारी कह रही है। और संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और आप देखेंगे कि सॉलिसिटर जनरल बोले धर्म आधारित आरक्षण की आलोचना करने वाले गलत नहीं है। और आप देख रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी ना कि 5% जो 4% आरक्षण है उसे खत्म करने की कर देंगे, मुस्लिमों को जो दिया जा रहा है। और चुनावी मुद्दा भी बनाया जा रहा है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। एक बार कर्नाटक को देखना है तो देख लीजिए। बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। आप लोग बताइए यहाँ विधानसभा में सीटें कितनी है? और आप लोग एक और बताइए, ये चुनाव करवाता कौन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है? उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ पॉइंट बताना है। प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत तहरीर तहरीर से जुड़े 11 लोग मध्य प्रदेश और 5 हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। एटीएस ने यह कार्रवाई की है और देशद्रोही साहित्य और विस्फोटक सामग्री इनके पास मिली है। देखिए, अगर हम लोग बात करें एटीएस की, तो आतंक विरोधी दस्ता महाराष्ट्र, गुजरात की केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित भारत के कई राज्यों में एक विशेष पुलिस बल है। और इसकी स्थापना आप देखें दिसंबर 1990 से सक्रिय है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग किसकी बात करें, हिज्ब उत तहरीर की, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पार्टी ऑफ लिबरेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय पैन इस्लामवादी और कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन है और जिसका घोषित उद्देश्य इस्लामिक खलीफा की फिर से स्थापना करना और मुस्लिम समुदाय को एकजुट करना। और इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी? 1953 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो उसी संगठन की पीएफआई की अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आप देखेंगे 22 नवंबर 2006 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू राष्ट्र की काउंटरिंग के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये आप देखिए, इन दोनों संगठनों के अन्य देशों से संबंध भी मिले हैं, अशांति फैलाने की भी साक्ष्य मिले हैं। तो इनके लिए आप देखते हैं कि दोनों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। एक हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, और आप देखते हैं कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आप देखिए ट्रस्ट के मामले में, तो रावलपिंडी में सेना मुख्यालय का प्रवेश द्वार तोड़ा, कई शहरों में भारी हिंसा और आगजनी हुई है, इनके समर्थकों ने की है। और भ्रष्टाचार के आरोप में इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स धकेलते हुए ले गए हैं, कैदी वाहन में जबरन बैठाया गया। उग्र प्रदर्शन ने रेडियो पाकिस्तान भवन को जलाया, मोबाइल ब्रॉडबैंड निलंबित कर दिए। किस मामले में? आप देखिए कि इनकी क्या हुई गिरफ्तारी। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के अधिकारी ने कहा है कि इमरान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया है। इमरान पर बतौर प्रधानमंत्री गैर कानूनी तरीके से विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपए के जमीन मुहैया कराने का आरोप है। पाक के अमीर लोगों में गिने जाने वाले मलिक रियाज ने आरोप लगाया कि इमरान और उनकी पत्नी ने उनकी गिरफ्तारी की धमकी देकर अरबों रुपए की जमीन अपने नाम कर ली थी। उसके बाद रियाज और उनकी बेटी का ऑडियो सामने आया था। इसमें इमरान की पत्नी बुसरा बीबी द्वारा 5 कैरेट के हीरे की अंगूठी की मांग सामने आई थी। तो इसी में आप देखते हैं कि गिरफ्तारी हो चुकी। और पाकिस्तान की बात करें तो ये पाकिस्तान है, आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारा पड़ोसी है ना, तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था ये। दिल्ली दंगा मामले में 9 लोगों को 7 साल की सजा हुई है, 7 साल की सजा हुई है। जो आप देखते हैं कि हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था और दिल्ली दंगे हुए थे ना, उसी की बात हो रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज होगा 224। आप देख लीजिए, यहीं आपको जवाब मिल गया। 224 विधानसभा सीटें हैं। रूस के विरुद्ध पश्चिम में छेड़ दिया असली युद्ध, पुतिन कह रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं। और आप सभी जानते हैं कि देखिए, ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, कब खत्म होगा ये कहना पाना भी बड़ा मुश्किल है।
आप लोगों को बताया ना कि कांग्रेस की अगर बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है, और आप देखेंगे कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। तो आप देखिए कि हर राज्य में, चाहे राजस्थान चले जाइए, चाहे मध्य प्रदेश चले जाइए, कौन किसी भी राज्य में जाइए, कांग्रेस में दो गुट देखने को मिलता है। तो यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का गुट देखने को मिलता है। लगता है गहलोत की नेता सोनिया नहीं, वसुंधरा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत के आरोप को बताया निराधार। गहलोत ने कहा था कि पार्टी के बागी विधायकों ने भाजपा के लिए थे पैसे। सचिन ने कहा भाजपा नेताओं का गुणगान और मुझे गद्दार कहा गया है। एक आप लोग देखिएगा, ये है, और इसी साल चुनाव है आपका राजस्थान में। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए पाकिस्तान से लगती है। राज्य में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका, ये भी याद रखिएगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजस्थान। अशोक गहलोत यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। ठीक है, तो अब देखिए चुनाव होने दीजिए। इसका नुकसान स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस को होगा ही। इजराइल में मिलेगा 42,000 भारतीयों को रोजगार, अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन घोटाले में 51 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। ये आप देखिए ईडी ने की है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। डेली इसके बारे में आपको बताता रहता हूँ। आप लोग बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी ईडी की। ब्रिगेडियर और ऊपर के अफसरों की होगी एक जैसी यूनिफॉर्म। सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के स्तर पर साझा पहचान के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैंप रेंज वेंज कॉलर पैच और बेल्ट और जूते होंगे एक जैसे बिल्कुल। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में दाग केरल स्टोरी टैक्स फ्री हुई है। ये आप देखेंगे जो दाग केरल स्टोरी मूवी आई हुई है, जिसमें आप देखते हैं कि कहा जा रहा है कि 25,000 से ज़्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, उन्हें दूसरे देश भेज दिया गया। तो उसी को लेकर जो बनी हुई है वही बात हो रही है। कई लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। पंजाब राइट टू वॉक पर आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। सड़कों पर सुरक्षित चलने का मिलेगा अधिकार, फुटपाथों से हटेगा कब्जा, और सड़कों और पुरानी सड़कों के विस्तार के समय फुटपाथ पर साइकिल टैग बनाना अनिवार्य है। ये पंजाब के में लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। ये आप देखिए, पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही है। राज्यों में राजस्थान आप देखते हैं, क्या देखते हैं, राजस्थान देखते हैं। आप देखिए हरियाणा से लगती है, और हिमाचल प्रदेश से लगती है, और आपकी जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आप लोगों को मालूम होगा। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी ना, उन्हीं की बात हो रही है। इसे 1 नवंबर 1966 में राज्य बनाया गया था। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या पंजाब, ये भी याद रखना है आपको। कर्नाटक के नागरिक का सपना मेरा सपना है, मोदी साहब कह रहे हैं। अब आप देखिए वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री ने मतदाताओं को संदेश दिया एक। ये आपकी खबर है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। चलिए आप लोग चलते रहिए, देखते रहिए। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा 13 को दिल्ली में करेंगे सगाई। ये अभिनेत्री हैं और राज्यसभा सदस्य हैं। कौन, राघव चड्ढा। दोनों में शादी हो रही है। ये अमिताभ पर हत्या व साक्ष्यों को मिटाने के आरोप तय हुए। ये आप लोगों को मालूम है, जैसे सीधा हत्याकांड हुआ था ना, वो आप देखें उसी को लेकर बात हो रही है। ये 18 मई 2022 को महरौली इलाके में अमिताभ ने गला दबाकर जो हत्या की थी, इसके बाद उसके शरीर के टुकड़ों करके छतरपुर समेत दिल्ली के विभिन्न जंगलों में फेंक दिया था। तो उसी की बात हो रही है। आपदा नियंत्रण में उत्तर प्रदेश का चित्रकूट झारखंड की खूंटी ई संजीवनी में बना मिसाल। नीति आयोग और यूएनडीपी की रिपोर्ट में शामिल हुए केंद्र सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक के बेहतर प्रयास। सामाजिक क्षेत्र के 75 रचनात्मक प्रयासों को मिला स्थान। सतत विकास में साझेदारी दिख रहे हैं अधिकांश राज्य। सफल कहानियों को नीति आयोग व यूएनडीपी ने अचीवमेंट @75 शीर्षक से जारी की रिपोर्ट इसमें। और कृषि की बात करें तो उत्तर प्रदेश की चंदौली में कृषि विभाग द्वारा काले चावल की खेती से किसानों की आय बढ़ाई। और उद्यान विभाग, हरियाणा का क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, असम के मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछली उत्पादन के साथ धान की साझा खेती, उड़ीसा सरकार का उड़ीसा मिलेट मिशन, और
शिक्षा, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई शिक्षा साथी योजना, स्वास्थ्य कारणों से स्कूल न जाने जा सकने वाले बच्चों के लिए दिल्ली में शिक्षा विभाग द्वारा घर पर शिक्षा की व्यवस्था, स्कूली छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और स्तर के आकलन के लिए चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया फिनिक्स मोबाइल ऐप, गुजरात के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से छात्रों को शिक्षुता की ऑनलाइन निगरानी, समाज कल्याण, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का नशा मुक्त भारत अभियान, पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा एनजीओ और आंगन के साथ बाल संरक्षण गिरोहों के डिजिटल निरीक्षण की पहल की गई, स्वास्थ्य एवं पोषण, आशा ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने में पाई सफलता, राजस्थान का सामुदायिक एवं पोषण उद्यान प्रोजेक्ट, कुपोषित बच्चों के पोषण के लिए मध्य प्रदेश में दतिया जिला प्रशासन द्वारा मेरा बच्चा अभियान के तहत शुरू किया गया है सामुदायिक प्रयास, और राजगढ़ जिला प्रशासन का मिशन संजीवनी। और कौशल विकास की बात करें तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से ट्रांसजेंडरों के कौशल विकास के लिए चलाया गया विशेष कार्यक्रम प्रयत्न, और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से उपेक्षित समुदायों की आजीविका के लिए शुरू किया गया प्रोग्रेस कार्यक्रम, कोरोना काल में बिहार लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए बिहार में पश्चिमी चंपारण बेतिया के प्रशासन द्वारा शुरू की गई जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना। नीति आयोग की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि किसकी बात हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ है। वही यूएनडीपी की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। एकीकृत बल के रूप में काम करेंगी भारत और आसियान देशों की नौसेनाएं। और आसियान देशों के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये आसियान के बारे में आप लोगों को एक और बात याद रखना चाहिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आप लोग सुने हैं ना, जिसे आप लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से जानते हैं। 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जकार्ता, इसका सचिवालय जकार्ता में देखने को मिलता है। कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। इसमें आप 10 देशों में देखें तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम देखने को मिलेंगे। और 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इनसे देखिए, इन संगठनों से भी आपकी परीक्षाओं में अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान दिया करिएगा। भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को कोई कमजोर नहीं कर सकता है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए, बांग्लादेश की बात हो रही है, यह आप देख का बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 में यह आजाद हुआ था। बिल्किस बानो मामले के दोषियों की रिहाई पर सुनवाई 11 जुलाई तक टली। ये आप लोगों को मालूम होगा कि जो गुजरात दंगे हुए थे उसी समय बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ था, इनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई थी। उनके जो आप देखिए दोषी थे उन्हें छोड़ दिया था गुजरात सरकार ने, तो उसी को लेकर फिर से सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की ट्रांसक्रिप्ट भारतीय भाषाओं में होगी उपलब्ध, अच्छी बात है। और आप देखिए कि इससे क्या रहेगा कि आम इंसान यहाँ का लोग जान पाएंगे, उन फैसलों के बारे में समझ पाएंगे। सरकार ने फर्टिलाइजर बनाने वाली 112 इकाइयों का लाइसेंस रद्द कर दिया है, मनसुख मांडविया साहब बोले। वर्षों से घर का इंतजार कर रहे लोगों को मिलेगी राहत। रेरा को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में घर खरीदारी के हितों का मसला उठा। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिश पर अमल में नहीं होगी ये देरी, अच्छी बात है। ये कर्नाटक में मतदान है ना, तो आप देख लीजिए। और इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो सोचा करिए, लिखा करिए क्या सोचते हैं, क्या कहना चाह रहा है कार्टून। ये आप देखिए, यही इस बार के धन बली यूसुफ शरीफ बेंगलुरु में चिकपेट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। केजीएफ बाबू के नाम से मशहूर यूसुफ शरीफ सबसे धनी उम्मीदवार हैं।
उन्होंने 1633 करोड़ रुपए की अधिक सी संपत्ति आप देखेंगे घोषित की है। चुनाव तो आप देखते हैं कि सभी जानते हैं कि किसका बचा हुआ है, उसी का बचा हुआ है, पैसों वालों के लिए बचा हुआ है। चलिए आप लोग देखते रहिए। विवाह संवैधानिक संरक्षण का हकदार है, सुप्रीम कोर्ट आया कह रहा है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। मध्य प्रदेश सरकार जमीयत उलमा ए हिंद ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग का किया विरोध। ये आप देखिए, समलैंगिक विवाह कहने का मतलब है कि लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है। इस तरह के हमारे देश में कई मामले आ चुके हैं ना, तो उसी को लेकर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देखते हैं क्या होता है। एक समय था जब अंतर जातीय विवाह की अनुमति नहीं थी, जस्टिस भट्ट कह रहे हैं। और आप देखिए जो समलैंगिक हैं, उनके जो पक्षकार हैं, वो बहुत सारे लोग पक्ष में आए हुए हैं कि अब आप देखिए उनकी मर्जी, संविधान के अधिकार देता है ना कि किससे शादी करना है, कब करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, तो इसकी दुहाई दी जा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र, 29 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। यह सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, 5 को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं। ये आप लोग चलिए, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को सेना, अर्धसैनिक और पुलिस बलों के जवानों को अदम्य साहस और कर्तव्य के लिए निर्वहन में असाधारण वीरता दिखाने के लिए 5 मरणोपरांत सहित 8 कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं। चक्र भारत का दूसरा और शौर्य चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बाद भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ये सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर रैंक के एक अधिकारी सहित 3 कर्मियों कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं और ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक रक्षा अलंकार समारोह के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के कर्मियों को मरणोपरांत 5 सहित 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। सीमा सुरक्षा बल के सुदीप सरकार, जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल रोहित कुमार और छत्तीसगढ़ सरकार के एक सब इंस्पेक्टर और 2 हेड कांस्टेबल को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं में राष्ट्रीय राइफल के 44 बटालियन के राइफल में औरंगजेब राजपूत रेजिमेंट के सिपाही कर्मी सिंह और आर्टिलरी रेजिमेंट के गनर जसबीर सिंह को मरने के बाद शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। चलिए आप लोग देखिए, मुखौटा आतंकी संगठनों और हाईब्रिड आतंकियों के सहारे दहशत की बात हो रही है। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर में हसम कोशिश रहती है पाकिस्तानी की कि यहाँ अशांति फैलाई जाए। कानूनी अनिवार्यता के बिना किसी नागरिक को हिरासत में रखना अवैध है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत ने इस मुद्दे पर आंखें नहीं मूंद सकती है। पत्रकार की गिरफ्तारी के मामले में केस रद्द करने की मांग पर सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। ये आप देखेंगे। आवारा पशु को कहते हैं खट्टर, जो दिव्यांग है उसे चौटाला कहते हैं। चलिए, हरियाणा से बंगाल तक चल रही है ये सब राजनीति की बातें। उत्तराखंड में वन भूमि से 29 मंदिर व 256 अवैध मजार हटाई। ये आप देखिए, समान नागरिक सहायता के लिए समिति गठित करने का कार्यकाल 4 माह बढ़ा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से अलग करके बना था उत्तराखंड। और देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगेगी, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने द केरल स्टोरी पर राज्यों में पाबंदी पर जताई आपत्ति। विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी को भेजा कानूनी नोटिस। लीजिए, चलिए, चल रहा है सब। ये आप लोग देखते रहते, सब चलते रहते हैं। मौसम पूर्वानुमान के अब नहीं बजेंगे 3 अलार्म। किसानों तक एक ही माध्यम से मौसम की सूचना पहुंचाने को हो रहा है प्रयास। पूर्वानुमान के आंकड़ों को आसान भाषा में समझाना कभी का भी निर्देश है। ये आप देखिए, मौसम पूर्व नहीं मालूम नहीं चलता है। मोचा से बंगाल के कई जिलों में लू की चेतावनी दी गई है। चक्रवात मोचा 1-2 दिन में लैंडफॉल करेगा, तो उसी की बात हो रही है। जो कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता दक्षा की मौत, 2 माह में तीसरे चीते ने तोड़ दिया दम। ये आप देखते हैं, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए ना, उन्हीं की बात हो रही है। कूनो नेशनल पार्क में आप देखते हैं मध्य प्रदेश में बसाए गए हैं, तो 3 की अभी तक मौत हो चुकी है। एक तो आप देखते हैं, सभी जानते हैं कि परिस्थिति की बात होती है, मौसम परिस्थिति। आप देखते हैं कि वातावरण यहाँ का आप देख रहे हैं अलग है, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका का अलग है, तो उसको लेकर भी कहा जा रहा है। ये आप देखते हैं कि पाक से नफरत जताकर महिला ने जीता था विज्ञान
का दिल। पाकिस्तान हनी ट्रैप मामला, पाकिस्तान महिला हासिल करना चाहती थी ब्रह्मोस सहित कई जानकारियां। महिला ने अपने आप को लंदन में रहने वाली भारतीय ओपिदी कुरूलकर का प्रशंसक बताया था। अभी आप देखें जो विज्ञानी पकड़े गए ना डीआरडीओ के, उन्हीं की बात हो रही है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस से अधिक आय संग रोजगार सृजन को मिली गति। और बस्तर के किसान राजाराम त्रिपाठी का नवाचार, 400 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है यहाँ रोजगार। काली मिर्च की नई प्रजाति की बात हो रही है। अच्छी बात है, इस तरह की होती हैं तो जड़ें अवशोषित करती हैं नाइट्रोजन, कम लागत में तैयार होती है, कई फायदे हैं। ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल का पार्ट है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, एक सामान्य जानकारी देने की बात हो, यहां मिलती रहती है। पाकिस्तान का एक और प्रपंच। ये मंगलवार को अपनी गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश की सरकार पर लगातार हमलावर थे और इसी कड़ी में उन्होंने संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए भारत जाने की तैयारी कर रहे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को अड़े हाथ लिया था। इमरान खान का कहना था कि जब देश भारी वित्तीय संकट से है तो तब इस प्रकार के दौरे पर भारी सरकारी खर्च का कोई तुक नहीं है। फिर एससीओ बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तीखी आलोचना में कहा कि उन्होंने बिलावल के प्रति उचित शिष्टाचार नहीं दिखाया और अगर यही करना था तो बेहतर होता कि उन्हें आमंत्रित ही ना करते। एससीओ की बात अगर हम लोग बात करें ना तो किसकी, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। और 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि यह वही इमरान थे जिन्होंने गत वर्ष दिसंबर में तब बिलावल को शिष्टाचार पर कोई नसीहत नहीं दी थी जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बयानबाजी में मर्यादा की रेखा लांघ दी थी। यह कहना बिल्कुल गलत है कि भारत ने बिलावल को अपमानित किया है। बिलावल एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए गोवा आए थे और उन्हें वह प्रोटोकॉल मिला जो बहुपक्षीय बैठकों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को मिला। उन्होंने मेजबान विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक के लिए कहा ही नहीं था। बिलावल ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह द्विपक्षीय बैठक नहीं चाहते, जबकि सामान्य परंपरा में द्विपक्षीय बैठक का चलन है। चीन एवं रूस के विदेश मंत्रियों ने इसी परिपाटी के अनुसार जयशंकर से बात भी की है और इस प्रकार देखें तो प्रोटोकॉल का पालन खुद बिलावल ने नहीं किया है। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने उचित ही कहा है कि बिलावल पाकिस्तानी आतंक उद्योग के प्रवर्तक और प्रवक्ता हैं। अच्छी बात है कि जयशंकर ने इतने कड़े शब्द प्रयोग किए और कॉन्फ्रेंस में यह भी उल्लेख किया है कि जब तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंक की नीति का परित्याग नहीं करता तब तक उसके साथ संवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। और भारत का यह रुख समय की कसौटी पर एकदम खरा था क्योंकि उसी दिन रजौरी में एक आतंकी हमले के दौरान हमारे 5 जवान बलिदान हो गए थे, शहीद हो गए थे। जयशंकर ने यह भी बखूबी उल्लेख किया कि अगर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बात होती है तो वह भारतीय क्षेत्र पर उसके अवैध कब्जे को छोड़ने को लेकर होगी। जहां पाकिस्तान को लेकर अपने बयानों के लिए जयशंकर के प्रशंसा के पात्र हैं तो वहीं बिलावल ने इस मंच का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान रिश्तों पर अपने देश का रुख दोहराने के लिए किया और जिसमें 2 वरिष्ठ पत्रकार उनके मददगार बने। बिलावल ने वर्तमान में भारत के सबसे बड़े नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी और उसके बावजूद उन्हें यह मंच दे दिया गया। मैंने पहले भी भारतीय मीडिया से गुजारिश की है कि बिलावल को तब तक कोई मंच ना दें जब तक कि वह मोदी पर की गई टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगे लेते हैं। ऐसे में आप देखिए भारतीय विदेश मंत्रालय और खुद विदेश मंत्री के लिए बेहतर रहता कि वह इस मामले में भारतीय मीडिया संस्थानों से कुछ बातें करते। यह विदेश नीति के मुद्दे पर सरकार और मीडिया के बीच पर्दे के पीछे की संवाद प्रक्रिया होती है। आखिर राष्ट्र हितों की परवाह केवल सरकार का नहीं बल्कि यह प्रत्येक भारतीय का जिम्मा है। उक्त दोनों पत्रकारों ने मोदी के विरुद्ध बिलावल की टिप्पणियों का संदर्भ दिया है। इस पर बिलावल का जवाब था कि राजनीति और कूटनीति में कुछ भी निजी नहीं होता है। यह सच है कि नेताओं की नीतियां और कदम निजी मामलों की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन मोदी के मामले में बिलावल की बदजुबानी को लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता है। खासतौर से उनके इस बयान को देखते हुए जहां ओसामा बिन लादेन मारा गया वहीं मोदी तो जीवित है। दुख की बात यही है कि ना तो दोनों वरिष्ठ भारतीय पत्रकारों और ना ही जयशंकर ने इस ओर कोई संकेत किया है, जबकि ऐसे शब्द थे जिन्हें कोई दुश्मन देश के नेता के लिए भी उपयोग नहीं करता है। उल्लेखनीय है कि टीवी साक्षात्कार के दौरान भारतीय पत्रकार ने मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का जिक्र करते हुए पूछा क्या वह कराची के उसी किलफल्टन इलाके में रहता है जहां भुट्टो और जरदारी परिवार की पुश्तैनी मकान है। बिलावल ने इस आरोप को अनदेखा कर दिया।
दुर्भाग्यवश पत्रकार ने उनके सामने इस सवाल पर जोर नहीं दिया वह यह स्वीकार करते हैं या इससे इनकार। इस प्रकार भारत के लिए अहम मुद्दे पर बिलावल को बच निकलने का मौका मिल गया। उल्टे बिलावल ने दोनों ही साक्षात्कारों में कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को घेरने का दाव चला। निसंदेह जवाब पूछना मीडिया का काम है। राजनयिकों की जिम्मेदारी है कि वे सीधी बात रखें। यह एक सामान्य परिपाटी है, लेकिन जब कोई मेहमान विदेश मंत्री भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार के लिए भारतीय मंचों का इस्तेमाल करे तो क्या वरिष्ठ पत्रकारों को उन्हें झूठ परोसकर बच निकलने का मौका देना चाहिए? और एक पूर्व राजनयिक होने के नाते मेरा यही मानना है कि देशों को संवाद करना चाहिए, लेकिन यह उस देश के साथ नहीं हो सकता जो आतंक के इस्तेमाल में विश्वास करता है। पूर्ववर्ती सरकारों और यहाँ तक कि मोदी सरकार भी 2016 तक पाकिस्तान से संवाद जारी रखने में भरोसा जताती रही है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने यह तय कर लिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ता तब तक उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से कोई वार्ता नहीं होगी। यह कड़ा रोक कायम रखना होगा। साथ ही भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों में को भी इस पर गहन मंथन करना होगा। क्या भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तान को कोई मंच उपलब्ध कराया जाए? मीडिया की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि वह शत्रु देश के दुष्प्रचार का माध्यम न बने। ये लेखक हैं, विदेश मंत्रालय में सचिव भी रहे। इनका नाम है विवेक काटजू। इनके अपनी राय है, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। सच्चाई के सामने शुतुरमुर्गी रवैया। अपने देश में सच को नकारने उदाहरणों की कमी नहीं है, लेकिन यह याद रहे कि ऐसा करना आत्मघाती होगा। जो आप देखिए केरल स्टोरी पर यह लिखा जा रहा है। चलिए ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। और ये आप देखें मौन का महत्व। मौन का प्राय बाड़ी को विश्राम देने के रूप में समझा जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मौन की आदर्श अवस्था वही है जब हम अपने मन पर भी अंकुश लगाने में सफल हो जाएं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा ऐसे भी। ये आप देखेंगे कि गहलोत बनाम पायलट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री के बीच जो चल रहा है तनातनी। और आप देखिए पंजाब में इसका नुकसान उठाना पड़ा था कांग्रेस को। कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह। उत्तराखंड में नशा तस्करों का नेटवर्क ना टूट पाना जिम्मेदार विभागों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तस्कर जो होते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। बाढ़ से निपटने में सक्षम है स्पंज सिटी। स्पंज आधारित अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी दोनों ही स्थितियों में शहरवासियों की सुरक्षा करते हैं। चीन शहरी बाढ़ की विकराल होती समस्या को कम करने और सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अपने शहरों को स्पंज सिटी के तौर पर विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश है। चीन के 2 दर्जन से अधिक शहरों को इस रूप में ढाला जा चुका है, जबकि 2030 तक वह अपने 80% शहर इलाकों को स्पंज सिटी के रूप में तब्दील करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। हालांकि ये परियोजना चीन के बाहर भी लोकप्रिय होती जा रही है। ऑकलैंड, नैरोबी, न्यूयॉर्क, कार्डिफ, टोरंटो जैसे शहरों में स्पंज सिटी की अवधारणा को सर्वप्रथम 2013 में चीन की पीकिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कोंग जियन यू ने गढ़ा था। इससे उनका तात्पर्य है कि उन शहरों में था जो बारिश के पानी को अवशोषित करने के लिए प्रकृति के साथ काम करते हैं। स्पंज सिटी बाढ़ प्रबंधन और बुनियादी ढांचा जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक नया शहरी निर्माण मॉडल है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक प्रकृति आधारित समाधान है, जिसमें वर्षा जल का समुचित संचयन, जल पुनर्भरण और शहरों को डूबने से बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में हरित आवरण विकसित किए जाते हैं। और इस विधि के तहत वर्षा जल को नालियों के जरिए शहर से बाहर पहुंचाने के बजाय पर्याप्त जल और समय देकर मिट्टी में उसके अवशोषण को सुनिश्चित किया जाता है। यह विधि भारी वर्षा से शहर को डूबने से बचाने के साथ साथ गर्मी के दिनों में शहर के तापमान को भी कम करता है। शहरों में उद्यान, झीलों, तालाबों का विकास और जीर्णोद्धार भारी वर्षा के दौरान पानी को सोख लेता है और सूखा पड़ने पर भूजल स्तर में वृद्धि कर शहरवासियों को जल किल्लत से बचाता है। यह संरचना कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण और ऑक्सीजन की वृद्धि में भी सहायक होता है। तेजी से शहरीकृत होते भारत में भी शहरों को स्पंज सिटी के तर्ज पर विकसित करने की आवश्यकता है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2030 और 2035 में देश की क्रमशः 54.37% और 67.5% आबादी शहरों में निवास करेगी। और जलवायु परिवर्तन और शहरों को व्यवस्थित रूप से बसाने और जल निकासी की दुरुस्त व्यवस्था के अभाव में शहरों का अत्यधिक वर्षा के बाद कई दिनों तक जलमग्न रहना एक आम समस्या है। और झीलों, तालाबों, आर्द्रभूमि और नदियों के किनारे का अतिक्रमण कर शहरों में कंक्रीट के जंगल का विकास चिंता की बात है। स्पंज सिटी परियोजना के तहत इन्हीं हरित संरचनाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करती है। चलिए, तो ये भी अच्छी बात है, देख लीजिए। ये भी छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, पढ़ लिया करिएगा इन्हें भी। क्षेत्रवादी राजनीति में फंसा दुग्ध उद्योग। कर्नाटक दुग्ध संघ की ब्रांड नंदिनी और गुजरात सहकारी समिति
विपणन महासंघ के ब्रांड अमूल के बीच उपजे विवाद को कांग्रेस और जेडीएस आदि विपक्षी दलों ने जिस तरह कर्नाटक की क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार के विरुद्ध इस्तेमाल किया, वह विश्व शक्ति बनने का स्वप्न संजोकर आगे बढ़ रहे भारत के लिए अच्छी बात नहीं है और संकीर्ण राजनीति के हितों की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के उद्योग का दुरुपयोग ठीक नहीं है। चलिए, तो ये चल रहा है। अभी राहुल गांधी भी आप देख रहे थे वहाँ, चलिए देख लिया करिएगा ये। और ये आप देखिए, देवतुल्य कार्यकर्ता खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। आम आदमी पार्टी के लिए साख का सवाल है। देखिए, पंजाब में आप देखते हैं लोकसभा चुनाव है ना जलंधर में, तो उसी को लेकर बात हो रही है। संगठित क्रांति की दिखाई रहा है। ये 1857 के संग्राम के बाद पूरे देश में तेजी से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आंदोलन प्रारंभ हो गए और क्रांति की पीड़ा से आम जनता का आत्मविश्वास जागृत हो गया। आप लोगों ने 1857 की क्रांतिकारी पढ़ी होगी ना, क्रांति उसी के पक्ष में लिखा जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट में बताई उज्ज्वला की सच्चाई। 67% ग्रामीण घरों में अभी लकड़ी उपलों से बनाया जा रहा है खाना और 9.5 करोड़ घरों को एलजी कनेक्शन दिया गया उज्ज्वला योजना के तहत। जो आप देखते हैं कि महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देने की बात हुई थी, मई 2016 में शुरू हुआ था, उसी की बात हो रही है। भारत ने एमएसएमई को कार्बन टैक्स से छूट देने की मांग रखी है और फ्रिच ने भारत की सॉवरेन रेटिंग की परिदृश्य को स्थिर रखा है 6. देखिए, रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 7% और 2024-25 में 6.7% विकास दर का अनुमान बताया। लिंक्डइन ने 716 कर्मचारियों को निकाला, चीन छोड़ा। पेशेवरों से जुड़ी सेवाएं देने वाली प्लेटफॉर्म एक कंपनी है इसने, अब अपने यहाँ से निकाल रहे हैं। 32% बढ़कर बंद हुए मैनकाइंड फार्मों के शेयर। अप्रैल में चीन के निर्यात में 8.5% की बढ़ोतरी। वैष्णव ने पिचाई के साथ मेक इन इंडिया पर चर्चा की है और 13 करोड़ डॉलर का कर्ज समय से पहले चुकाएगा अडानी समूह। 3 जन सुरक्षा योजनाओं के 8 साल पूरे, 55 करोड़ लाभार्थी हुए हैं। ये आप देखिए, PMJJBY 1 साल की जीवन बीमा योजना, ये आप देखिए जो किसी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। और APM, ये आप देखें कि 2015 में 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में इन 3 योजनाओं की शुरुआत की थी। ठीक है, एक आप देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। एनपीएस ने 9 से 12% का रिटर्न दिया है। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने नोटिस का समय पर देंगे जवाब, गो फर्स्ट कह रहा है। ये आप देखते हैं, ये भी संकट से जूझ रहा है। मणिपुर में आप देख रहे हैं 11 जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील। जो आप देख रहे हैं कि मैती समुदाय को जो आप देखते हैं एसटी में शामिल करने को लेकर आप देख रहे हैं दूसरे पक्ष ने जो क्या किया था, आंदोलन किया था, उसी में आप देखते हैं कि क्या हो गया था। सीपीईसी को विस्तार देने पर पाक व चीन सहमत हुए हैं। मणिपुर में हिंसा हुई थी, उसकी बात हो रही है। अब देखिए, ये तो पाकिस्तान की तस्वीर है, आप लोग देख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध कवरेज के लिए एपी व न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ना पुरस्कार। ये 1917 में शुरू हुआ था ये पुरस्कार और प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और आप देखते हैं कि 15,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार मिलता है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के भीतर अखबार, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह 1917 में शुरू हुआ था। यह समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है और प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और 15,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार मिलता है। इसमें ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की दौड़ में 2 भारतीय नर्स भी शामिल है। ये प्रतिष्ठित ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की दौड़ में कौन कौन है? 2.5 लाख डॉलर के इनाम वाले इस पुरस्कार के लिए अंतिम सूची में दोनों ने जगह बनाई है। तो ये आप लोगों, केरल में जनी जेंसी, ये आप देखते हैं कि ये जेंसी जोरी को शामिल किया गया और एक शांति है अंडमान निकोबार द्वीप पर कार्यरत शांति टेरेसा लकड़ा को इसमें शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की बाढ़ के चलते आपात स्थिति की घोषणा की गई है। श्रीलंका में राजपक्षे सरकार की विदाई की वर्षगांठ मनाने पर रोक। जेद्रा में वार्ता के बीच सूडान संघर्ष में मृतकों की संख्या 604 पहुंची। अभी आपने देखा होगा भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया था, यहां से ऑपरेशन काबिल ही चलाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सैन्य गुटों की लड़ाई के बीच 7 लाख हो चुके हैं विस्थापित। WHO के बारे में आप लोग बताइएगा, एक सामान्य जानकारी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कई बार आपको बता चुका हूं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। श्रीलंका, ये आप देखेंगे कि श्रीलंका समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का रास्ता साफ हुआ। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने
गाजा में इजरायली हमले में 3 खतरनाक आतंकी कमांडर ढेर हुए। ब्रिटेन में 16 भारतवंशी मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी ठहराए गए। कांगो वायरस से पाकिस्तान की कराची में भी पहली मौत। इस संक्रमण से आप देखेंगे कराची में कांगो वायरस का मुख्य रूप से मवेशियों व अन्य पशुओं द्वारा मनुष्यों में फैलता है। इससे मरीज को गंभीर बुखार, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। अमेरिका में मृत भारतीयों के पार्थिव शरीर को भारत भेजा जाएगा। ढा दिया गया 453 मीटर लंबा पुल। ये जर्मनी के रहमेड घाटी स्थित 453 मीटर लंबा पुल नियंत्रित विस्फोट के साथ सफलतापूर्वक ढा दिया गया। यह पुल दरारों और क्षतियों के कारण जर्जर हो गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन स्थित अनुकूल होने पर करेंगे चीन का दौरा। और चीन ने भी बदले में कनाडा की राजनीतिकों को देश छोड़ने को कहा। चलिए आप देखते चलता रहता है। एक खेल का क्षेत्र है, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा इसका भी। आईपीएल भी चल रहा है, खत्म होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। दीपक और निशांत देव ये आप देखिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारतीय मुक्केबाज हैं ये और शानदार जीत करके पुरुष की विश्व चैंपियनशिप की क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है इन्होंने। वनडे विश्व कप में खेलना चाहता हूं, ट्रेंट बोल्ट कह रहे हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ। फकर चाई वाई महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं फकर जमा को अप्रैल महीने के लिए आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। और आप देखिए थाईलैंड की कप्तान नूरे मोल चाईवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है। गेटाफे से भिड़ने को तैयार भारतीय पुरुष अंडर 17 टीम। भारत की अंडर 17 पुरुष फुटबॉल टीम अपने 5वें अभ्यास मैच में बुधवार को सेगोविया के ओटेरो डी हेरोरोस में गेटाफे सीएफ अंडर 18 से भिड़ने को तैयार है। राज्यों के संघ को मिल सकती है पहलवानों को उतारने की अनुमति। पीसीबी ने एशिया कप में श्रीलंका के में कराने का प्रस्ताव का किया विरोध। चलिए मैसी फ्रेजर प्राइस बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार स्पेन के स्टार अलगराज क्रिश्चियन एरिक्सन भी सम्मानित किए गए। मरे ने टामी पाल को हराकर 4 साल बाद जीता खिताब। ब्रिटेन की एंडी मरे ने अमेरिका के टाली माल को ओपन एक्स प्रोवेंट कैडेट टूर्नामेंट के फाइनल में हराकर एक खिताब जीता है। लियोन मेसी के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई। इटली के 2 शीर्ष क्लबों के बीच होगी रोमांचक भिड़ंत। इसमें पेरिस सेंट जर्मन को छोड़ने बाद लियोन मेसी उन्हीं की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुआ है। सुखद मातृत्व के लिए सावधानी, बालों का झड़ना, ये सब आप पढ़ते रहिएगा। खान पान संबंधी ध्यान रखें, जरूरी है। आंखों की सुरक्षा बिल्कुल जरूरी है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है। यहां आप देखते हैं कि जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहां पॉइंट मिल जाते हैं। 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी संतोष। 1993 में आज ही हरियाणा की संतोष यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर लगातार दूसरी बार कदम रखा था। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही है थी और उससे ठीक 1 वर्ष पहले मई 1992 में उन्होंने पहली बार एवरेस्ट फतह की थी। 1 साल के भीतर यह उनकी दूसरी बड़ी उपलब्धि थी। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये नेपाल में देखने को मिलता है माउंट एवरेस्ट। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। 1994 में आज ही नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। मंडेला 300 से अधिक वर्षों के श्वेत शासन के बाद राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने नस्लवादी रंगभेद की लंबी लड़ाई लड़ी थी। इसके लिए वह 27 वर्षों तक जेल में रहे। चुनाव में उन्हें व्यापक जन समर्थन मिला था। 27 साल जेल में रहे, समझ रहे हैं? तो मोटिवेशन हो सकता है, ये भी आप देखते हैं। समझ और रणनीति ने काओ ने रॉ को दिलाई नई ऊंचाई। भारतीय जासूस रामेश्वर नाथ काओ का जन्म 1918 में आज ही बनारस में हुआ था। 1940 में भारतीय इंपीरियल पुलिस सेवा से जुड़े। 1947 में भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो में नियुक्त हुए। 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के गठन के बाद काओ इसके पहले प्रमुख बनाए गए। 1971 में बांग्लादेश बनने के पीछे काओ मुख्य वास्तुकारों में से एक थे। उन्होंने सिक्किम के भीतर भारत में विलय में अहम भूमिका निभाई थी। ये भी आपको देखने को मिलेगा। और विलय में और 1977 में सेवानिवृत्त होने की बाद कैबिनेट की सुरक्षा सलाह के रूप में काम किया इन्होंने। मनुष्य को लंबी नाक निएंडरथल से विरासत में मिली है। ये मनुष्य की लंबी नाक वाला एक विशेष जीन निएंडरथल से विरासत में मिला था। यह बात एक नए शोध में सामने आई। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की यूके के शोधार्थियों ने कहा है कि प्राकृतिक चयन का उत्पाद हो सकता है, क्योंकि प्राचीन
मानव अफ्रीका छोड़ने के बाद ठंडी जलवायु के अनुकूल को गए थे। और यूसीएल के विज्ञानियों ने संचार जीव विज्ञान पत्रिका में अपना अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन प्रकाशित किया है। और चेहरे के आकार को डीएनए से प्रभावित किया और चेहरों के आकार से जुड़े 33 जीनोम का पहचान की गई। अमेरिका के साथ पूर्व एशियाई वंश के लोगों में भी आए जीन, जलवायु के अनुकूल हो गई नाक। या नेंडरथल मानव की बात करें, नेंडर मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। जर्मनी के नेंडर की घाटी में 1856 में आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली थी और इसके लिए इसे नेंडरथल मानव का नाम दिया गया था। पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका में रहते थे। इनका शैली विभाजन मनुष्य की ही एक उपजाति के रूप में किया गया। इसका कद आप देखें 4.5 से 5.5 फीट का था। बाल बौद्ध भिक्षु दक्षिण कोरिया में आगामी वैशाख दिवस के रूप में बुद्ध जयंती की तैयारी जोरों पर है। देख लीजिए आप लोग, दक्षिण कोरिया में बुद्ध जयंती 27 को मनाई जाती है। अच्छी तरह चबाकर खाने से टाइप 2 डायबिटीज में मिल सकती है राहत। अच्छी तरह खाना चबाने के ये शोध होते रहते हैं। पानी के भीतर भी संचार के लिए सेंसर, आईआईटी मद्रास से विकसित की तकनीक भारतीय नौसेना और रक्षा क्षेत्र के लिए उपयोगी है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी सेंसर एक उपकरण जो दबाव, त्वरण, तापमान, तनाव या बल में परिवर्तन को मापने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करता है और उन्हें एक विद्युत आवेश में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि यह पहली बार 18वीं शताब्दी के मध्य में खोजा गया था। पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री एक लागू यांत्रिक तनाव के जवाब में एक विद्युत आवेश उत्पन्न कर सकती है और एक लागू विद्युत आवेश पर यांत्रिक तनाव भी उत्पन्न कर सकती है। यह सामग्री यांत्रिक डोमेन से विद्युत डोमेन पर सिग्नल का प्रत्यक्ष 2 तरफा पारगमन करती है। चलिए ये भी पढ़ लीजिए। चोरों ने गलती से चुराए केवल एक पैर के जूते। लीमा की पेरू की घटना है। देखिए ये आप देखें, खबरें आपकी मूवी से जुड़ी, फिल्मों से जुड़ी हुई है। पढ़ना है तो पढ़ सकते, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए आप लोग। और इस तरह से देखेंगे आप लोग कि आज की जो न्यूज़पेपर था इसकी कहानी खत्म होती है। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मन लगा के बने रहिए पढ़ाई में।